जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कई बार कि इस्माइल हानिया को ईरान में ऑफ कर दिया। वो इब्राहिम रईसी के मरने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम था और फिर इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, तो नए राष्ट्रपति की शपथ समारोह में गया था। एक सेफ हाउस ऑब्लिक गेस्ट हाउस में रह रहा था, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड, और वहां पर उसको ऑफ कर दिया। ये ऑफ मोसाद ने करा और यहां पे आयतुल्लाह खुमैनी ने ये वादा करा है, ये वचन उठाया है कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं और इजराइल के साथ जंग होगी। जंग तो क्या ही करेंगे ये लोग, ये बड़े बड़े बोलने वाले लोग हैं। ये वही अपने आतंकी भेजेंगे, इससे ज्यादा या कोई मिसाइल रॉकेट फेंक देंगे। इससे ज्यादा पर्सनली जाके लड़ना वहां पे और खुद जाके अपने टैंक भेजना, इतनी औकात ईरान की नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ है कि पूरे माहौल में, यानी कि पूरे माहौल जो मिडिल ईस्ट का इस वक्त चल रहा है, वो अनसेटल हो गया है। तो दो तीन बड़ी खबरें हैं कि इसके नतीजे क्या निकले। भाई, वो तो इस्माइल हानिया ऑफ हो गया, इसके नतीजे क्या निकले, ये वीडियो नतीजे का है। वो कैसे मरा, क्या मरा, वो मेजरली राइट 1 में आप देख चुके हैं आज। और अब आप ये देखेंगे कि ये नतीजे क्या इसके निकल रहे हैं। यहां पे ये बताया जा रहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने यह बोला है कि साहब, यूएसएस एब्राहम लिंकन, यानी कि यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, जो कि एक स्ट्राइक ग्रुप का, पूरे एक स्ट्राइक जो होता है, स्ट्राइक ग्रुप, उसमें कई सारे और जहाज भी होते हैं और उसके कोर, उसके सेंटर में रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और पूरे एक साथ कई शिप्स जाते हैं। तो उसको वहां पे डिप्लॉय करा है और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट जो था उसके पहले, उसको हटा के अब उन्होंने एब्राहम लिंकन वहां पे डाल दिया है। जब भी फौजी मूवमेंट होती है ना दोस्तों, तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है, ये हो क्यों रहा है, ऐसा हुआ क्या है वहां पे। इस्माइल हानिया एक इंसान है, उसके ऑफ होने से क्या हुआ, ये देखिए साहब। एडिशनल बैलिस्टिक एयर डिफेंस मिसाइल यूनिट्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस केपेबल क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, ये भी मिडिल ईस्ट में सेंट्रल कमांड, जो उनका यूएस नेवी का सेंट्रल कमांड है, वहां पे डिप्लॉय करे जाएंगे। नॉट ओनली टू डिफेंड इजराइल, सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि यूके और यूएस के वहां पे फोर्सेस को, जो इराक और सीरिया में हैं, वहां पे उनको डिफेंड करा जाएगा। अब देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, ये एक मानसिकता है। और आप, जब लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तब इनका दिमाग वैसे चलता है। ये बहुत पहले की बात है, जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हुआ करता था। अब आप बोलेंगे साहब, ये मिडिल ईस्ट की बात चल रही है, आप फिर पाकिस्तान को घसीट के बीच में ले आए। यार देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 80 का दशक था, जियाउल हक पाकिस्तान का बादशाह सलामत हुआ करता था, माई बाप। सुप्रीम कोर्ट भी वही था, स्टॉक मार्केट भी वही था, राष्ट्रपति भी वही था, प्रधानमंत्री भी वही था, आर्मी चीफ भी वही था, खुदा भी वही था, सब कुछ वही था। खबर फैलाई गई जानबूझ के, और ये जियाउल हक नहीं फैलाई खबर, आईएसआई नहीं फैलाई, कि यार इजराइलियों ने ना मक्का और मदीना पर अटैक कर दिया। खबर फैला दी। खबर क्या फैलाई कि इजराइलियों ने मक्का मदीना पर अटैक कर दिया। खबर पूरी झूठी थी, खबर बिल्कुल बेबुनियाद थी। लेकिन पाकिस्तानी जाहिल, आज भी जाहिल, कल भी जाहिल थे, इनके बीच में खबर ऐसे फैली जैसे आप समझ लो, जैसे किसी ने पेट्रोल को माचिस दिखा दिया, जलती माचिस। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी इकट्ठा हो गए और इन्होंने इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है, उस पर धावा बोल दिया। भाई साहब, इन्होंने एम्बेसी के गेट तोड़ दिए, वहां पे लोगों को अंदर जान से मार दिया, एम्बेसी में आग लगा दी, एम्बेसी में तोड़फोड़ करी, और आम पाकिस्तानी घुस गए एम्बेसी के अंदर। कि अच्छा, अमेरिकन को यह समझ नहीं आया। अमेरिकन ने बोला, एक तो अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगर होता तो मैं पता लगता। दूसरी चीज, इजराइल ने अगर मारा है मक्का और मदीना पे, इजराइल ने अगर, जो कि नहीं हुआ अटैक, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि हो भी गया है, उसमें हमारा क्या लेना देना। बात तो सही है, जिसने करा है उसके पीछे भागो, हमारे पीछे नहीं। इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, इसलिए ये लॉजिक है। तो ये अमेरिकन को उनका लॉजिक अच्छी तरीके से पता है।
तो जो सीरिया और यमन में यूके और यूएस की फोर्सेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यूनिट, क्योंकि ईरान क्या करेगा, जब ईरान नहीं मार पाएगा इजरायलियों को तो उसके लिए कोई भी गोरा ईसाई चलेगा। मैं आपको बताता हूं, ये माइंडसेट है, कोई भी गोरा ईसाई चलेगा। यही जब प्रॉफिट मोहम्मद के चार्ली हेब्डो के कार्टून्स बने थे, रीप्रिंट उसका हुआ था, तो बड़ी लाहौर में मारकाट हुई थी, बसें जली थी, बिल्डिंगें जली थी, सारा ड्रामा हुआ था। वहां पे किसी आइसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर ने, राइट, लोन वुल्फ अटैक में एक बुढ़िया थी, फ्रेंच क्रिश्चियन बुढ़िया, उसकी गर्दन रेत दी। क्यों? उस बुढ़िया का चार्ली हेब्डो के साथ कोई लेना देना ही नहीं, कोई उसका मकसद नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो जानती भी नहीं होगी बेचारी। वो तो आराम से आई थी चर्च में प्रे करने के लिए, प्रे करके वापस घर चली जाती। बदला पूरा हो गया क्योंकि आपने एक अनरिलेटेड ईसाई औरत की गर्दन रेत दी। तो 2 + 2 = 22, बदला पूरा हो गया, आपका कहानी खत्म, आगे बढ़ो। तो क्या ईरान अपने प्रॉक्सीज से यूरोप में अटैक करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि इनमें इतनी समझ नहीं है कि अगर ये इजराइल ने कराया तो तुम इजराइल के साथ लड़ो। नहीं, तुम भी सपोर्ट करते हो, 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 इसलिए। तो अगर वही लॉजिक है, ईरानियन लॉजिक, तो फिर जब अमेरिका अटैक करे या इजराइल अटैक करे तो बगल में पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी तो कहता है कि ये इस्माइल हानिया शहीद था। पाकिस्तानी टीवी एंकरों ने तो छाती पीटी है, एक बम इस्लामाबाद पे भी लगाओ, एक सर्र से लगाओ वहां पे। फिर जो सपोर्ट करता है, जब वहां पे सपोर्ट करके आप सबको गिल्टी मानते हैं, तो यहां पे जो सपोर्ट करता है फिर सबको गिल्टी मानो। फिर तुर्की पर भी मारो एक, फिर कतर पर भी मारो एक, फिर एक तरफ से सबको झांपड़ पड़ेगा, सबको छित्तर पड़ेंगे, फिर तो यही होगा, फिर छित्तर परेड होगी सबकी। अब दोस्तों हुआ यह है कि स्टॉक मार्केट जो है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, 1% से ज्यादा उसकी फॉल हो गई है। और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, बीएसई सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी 50 experiencing significant declines has raised concerns among investors leading to loss of approximately 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ढह गया इन्हीं सब चक्करों में। जो मैं आपको बोलता हूं ना कि जियोपॉलिटिकल कॉस्ट जो होती है ना, वो इकोनॉमिक्स को भी इंपैक्ट करती है। तो जब हम जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन करते हैं दोस्तों, इट इज नॉट सिंपली जियोपॉलिटिक्स, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। आपके स्टॉक मार्केट को भी हिट करेगा। यहां पे देखिए लिखा है कि राइज इन ऑयल प्राइसेस, सप्लाई डिसरप्शन होने वाला है, इसलिए पिछले महीने $77.63 था पर बैरल, अब वो हो गया है 80.12 पर बैरल। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे कॉस्ट बढ़ेंगी, और अब ये देखना ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे। क्यों ऑयल प्राइसेस बढ़े? क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अपने आप को सेव करने के लिए प्राइसेस आपके बढ़ते रहेंगे ऑयल के, जब तक ये चीजें, क्योंकि ऑयल वहीं से आता है, उसी एरिया से आता है। चाहे सऊदी अरब ले लो आप, मिडिल ईस्ट ले लो, सब एरिया तो वही है। और जब एरिया वही है तो क्या जो भी इजराइल जाएगा जहाज, क्या उसको ब्लॉक करने की कोशिश हुती नहीं करेंगे जैसे करते चले आए हैं? और अगर आप इजरायलियों को मारोगे तो जो भी जहाज इस तरफ आएगा, इजरायली उसको ठोकने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसमें मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा हीरो बनेगा एर्दोगान, ये भी मारा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन आई से मारा जाएगा, आई डोंट मीन दैट वे, आई मीन इसको भी रगड़ देंगे लोग, तुर्की को भी बीच में रगड़ देंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये कह रहे हैं कि 3 बंदे ऑफ हो गए, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दीफ और फुआद शुक्र। अब क्या होता है दोस्तों की ना, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन, जिसके ऊपर मैं बात करता ही रहता हूं। सप्लाई चेन, ये माइक है, ठीक है, आपने बोला साहब ये रोड का माइक है। ये ऊपर वाली चीज मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये यूरोप से आ रहा है, ये अमेरिका से आ रहा है, ये पूरा इंडिया में बन रहा है, ठीक है। जो इसका वायर है ये ताइवान से आ रहा है, ये जो नट है ये वियतनाम से आ रहे हैं, ये जो है स्क्रू टाइप का, बोल्ट टाइप का, ठीक है, ये आ रहा है ताइवान से। उसके जो नीचे स्क्रू हैं, ठीक है भाई साहब, वो आ रहे हैं साउथ कोरिया से। आपने ऑर्डर दे दिया 3-4 साल का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ ठीक ठाक है, बल्ले बल्ले, वेरी गुड। इसमें होगा क्या, अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो आपका जो स्क्रू है और आपका जो नट है, जो ताइवान से आ रहा है, साउथ कोरिया से आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा, फिर आपका माइक नहीं चलेगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यहां पे तो दुनिया में लाखों करोड़ों आइटम है जो ऐसे 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज थ्रू द सी,
90%। और जियो पॉलिटिकल टेंशन आपने देखा, स्टॉक मार्केट 1% डाउन, 4 लाख करोड़ गॉन। और अब लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, जो क्रूड प्राइसेस हैं 79 पॉइंट समथिंग थे, वो 81, पता नहीं $2-3 और बढ़ गए, और कहां पे जाके रुकेंगे ये कोई नहीं बता सकता यार। तो ये अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स।